दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का हम लोग साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पेपर के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को इस पेपर में जो प्रश्न आएंगे उसको अच्छे से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कैसे कोई प्रश्न है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी आपके क्लास 10 का जो साइंस का मॉडल पेपर है हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, देखिए हम पहले इसमें केमिस्ट्री का है प्रश्न हम पहले सॉल्व करा रहे हैं, फिर आपको बायो, फिर फिजिक्स, सभी प्रश्न आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे एक प्रश्न दिया है, लिखा गया है CH3COOH का यूपीएससी नाम लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि आपसे प्रश्न दिया है, कह रहा है कि CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या होगा। ठीक है, तो हमको भाई इसका यूपीएससी नाम लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, तो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। दूसरा दिया है एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है प्रोपियोनिक अम्ल है। और चौथा आपका दिया है, ठीक है चौथा लिख दे रहे हैं, चौथा आपका दिया है प्रोपेनाल। ठीक है, आप समझना है भाई कि CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम लोग नाम के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कैसे इसका यूपीएससी नाम लिखा जाएगा, कैसे क्या होगा। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे COOH है, माने ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ध्यान रखना है कि अगर किसी कार्बनिक समूह में अगर क्या लिखा गया होगा, COOH होगा। ठीक है, माने यह कार्बोक्सिलिक, या इसको लिखा जाएगा कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ क्या लगा होगा, COOH होगा, तो कार्बोक्सिल समूह बोला जाता है। ठीक है, जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि जब नाम लिखा जाता है, यूपीएससी नाम लिखते हैं, तो कह रहा है कि जो आपके यौगिक होंगे उसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो कह रहा है जो एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे उनके नाम के साथ हम लोग क्या जोड़ देना है। इसमें क्रियात्मक समूह में क्या जोड़ा जाता है, कह रहा है कि इसमें हम शब्द जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है जब इसका नाम लिखते समय, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ प्रीफिक्स जोड़ा जाता है जिसका नाम है क्या, कह रहा है ओइक अम्ल जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो आपको लिखा गया है CH3COOH है। आप कार्बन की काउंटिंग करिए, कार्बन कितने हैं, कर 2 आपको कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, अतः इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम देखिए 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोला जाता है। तो सभी सिंगल बंध को द्वारा जुड़े हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एथेन। प्लस इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, ओइक अम्ल जब जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक। एथेनोइक आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक होगा उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या जुड़ा होगा, कोई कार्बोक्सिल समूह होगा। ठीक है, कोई कार्बोक्सिल समूह होगा, इस COOH को कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं। ठीक है, अगर यह जुड़ा होगा तो उसमें करा के नाम लिखते समय उसमें क्या जोड़ देना है, ओइक अम्ल जोड़ देना है। माने जो कार्बनिक यौगिक होंगे उसमें क्या जोड़ देना है, ओइक अम्ल जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आपका है। ठीक, तो इस तरह ध्यान रखना है। तो ये आपका पूछ रहा था कि CH3COOH का ठीक है यूपीएससी नाम क्या है, तो इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। जबकि जो एसिटिक अम्ल लिखा गया या इसी का नाम है, एसिटिक अम्ल भी इसी का नाम है, लेकिन यह कैसा नाम है, साधारण नाम है। ठीक है, यह कौन सा नाम है, साधारण नाम लिखा गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एथेनॉल लिखा गया, एथेनॉल 1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह एल्कोहल है। ठीक है, प्रोपेनॉल लिखा गया है तो यह एल्कोहलिक है। ठीक है, एल्कोहलिक माने एल्कोहल के बारे में बात किया गया। यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा, कह रहा है कि इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या जुड़ा रहेगा, तो कह रहा है कि आपका OH रहेगा, तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, नाल जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है कि अगर यूपीएससी नाम लिखने के लिए बात करेगा तो अगर COOH होगा, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा, तो उसमें नाम लिखते समय हम लोग को क्या जोड़ देना है, उसमें ओइक अम्ल जोड़ देना है। तो यहाँ देखे थे कार्बन 2 थे,
तो हम एथेन कार्बन 2 को एथ बोलते हैं। एथ में हम कह रहा है कि ये सभी सिंगल बंध जुड़े हैं, इसलिए इसको एथेन बोलेंगे। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न समझिए क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन एल्काइन का सूत्र है। प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से कौन एल्काइन एल्काइन का सूत्र है। ठीक है, निम्न में से कौन एल्काइन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है CH3 CH2 सिंगल बंध CH3। बी दिया है CH3 सिंगल बंध CH3। सी आपका दिया है CH3 CH द्विबंध CH2। ठीक है, एंड फोर्थ आपका दिया है, यहीं लिख दे नीचे, फोर्थ आपका दिया है CH3 C ट्रिपल बंध CH3। ठीक है, तो आप लोग को जब कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया गया होगा, एक को क्या बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया गया होगा, माने एक। ठीक है, तो दो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें एलिफैटिक बोला जाता है। जबकि जो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं एलिफैटिक। कारक जो असंतृप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एरोमेटिक बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो उसी में आपको पढ़ना है, बताया गया होगा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। एलिफैटिक यौगिकों को ही हम लोग क्या कहते हैं एल्केन बोला जाता है। तो यहाँ पे समझना है हमको किसके बारे में बात किया गया है, एल्काइन के बारे में बात किया गया है ना। तो समझिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बनों को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः हाइड्रोकार्बन को दो भागों में हम बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे बेसिक रूप से। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या पहले से इनको समझिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा असंतृप्त माने सैचुरेटेड। ठीक है, माने संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, माने हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन माने पढ़े होंगे कि जो कार्बन की श्रृंखलाएं क्या हो खुली, माने इसमें समझिएगा कि जो कार्बन होते हैं कार्बन सिंगल बंध के द्वारा जुड़े हों एकदम आसान भाषा में, तो वो सब क्या बोले जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले जाएंगे। जबकि इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वह किसके साथ करा कि वह द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे बात की गई है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में।
ठीक है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफैटिक भी बोला जाता है। इनको क्या कहते हैं, एलिफैटिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक, एलिफैटिक भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफैटिक कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या उनको एलिफैटिक बोलते हैं, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक बोला जाता है। तो हमको बात यही समझ में आएगी। ठीक है। तो कह रहा है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। यह सभी सिंगल बंध के जो जुड़े होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, ध्यान समझना है, CnH2n क्या होता है, +2 होता है। ठीक है। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके दो भाग होते हैं, एक कौन कौन से होते हैं, तो एक को समझना है, एक को हम लोग बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा आपका होता है एल्काइन होता है। दूसरा कौन होता है, एल्काइन होता है। एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन को हम लोग सूत्र होगा इसका CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है। यही बेसिक से हम लोग नाम समझेंगे। कारण जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एलिफैटिक बोला जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इनके दो भाग होते हैं, एक को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, दूसरे को एल्काइन बोला जाता है। एल्कीन का सूत्र होगा CnH2n होगा, जबकि एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2 होगा। हमसे पूछ रहा है एल्काइन कौन है। ठीक है ना। अब देखिए एल्काइन में क्या होगा, तो बताएं भाई कि इसमें सभी जो ये कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बन कार्बन किससे जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन आपके द्विबंध से जुड़े होते हैं। एल्काइन में होगा कि जो कार्बन कार्बन परमाणु होंगे वो किससे जुड़े होंगे, द्विबंध से जुड़ा होगा। ठीक है। कारण जो एल्कीन होंगे, एल्कीन में कार्बन कार्बन किससे जुड़ा होगा, द्विबंध से जुड़ा होगा। जबकि एल्काइन में जो कार्बन कार्बन परमाणु होगा वो किससे जुड़ा होता है, तो त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन खोजिए। ये भाई सभी सिंगल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो होगा नहीं। ठीक है। यह भी सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा, यह भी नहीं होगा। यह देख रहे द्विबंध से जुड़ा है तो कौन है, कह रहा है कि ये आपका एल्कीन वाला है। हमसे एल्कीन नहीं पूछ रहा है, एल्काइन पूछा है। देख रहे जो चौथा आपका ऑप्शन लिखा गया है CH3 सिंगल बंध, यहाँ पे लिखा गया है C ट्रिपल बंध CH3। तो यही आपका बाबू क्या बोला जाएगा, जो यौगिक होगा वह कौन होगा, तो ये आपका एल्काइन होगा। तो इतना सभी बेसिक चीज से समझिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, जबकि दूसरे को क्या बोला जाता है, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल को सभी लोग समझ लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो सभी लोग को समझ आया ना। ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा एल्कीन एल्काइन, तो हम लोग डायरेक्ट अगर इनके बंध को पता है, बंध के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है। तो ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को आपको कह रहा है कि दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है। एक को आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। माने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक को एलिफैटिक बोलते हैं, दूसरे को एरोमेटिक। जो एलिफैटिक होता है उसे एल्केन बोलते हैं। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। ये सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है किससे जुड़े होते हैं, ये सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि आपका जो कह रहा है कि एल्कीन होता है, एल्कीन आपका कह रहा है कि द्विबंध से जुड़ा होता है, इसका सूत्र ध्यान रखना है CnH2n होता है। तीसरा आपका एल्काइन होता है, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। तो पेपर में आपसे माने ऐसे यौगिकों का नाम देकर भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट सूत्र दे देगा, पूछेगा कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है, एल्काइन का समान सूत्र क्या है। ठीक है। एल्केन का समान सूत्र क्या है, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है। तो नाम भी याद रखिए, सूत्र भी याद रखिए, अब बंध के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। अगर हमसे एल्केन पूछेगा तो चेक कर लेंगे भाई कौन सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा है। ठीक है। तो उससे एल्केन बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं एल्कीन दिया है यहाँ पे, तो हमसे एल्कीन पूछेगा तो द्विबंध जो होगा वो आपका एल्कीन हो जाएगा। यहाँ पे एल्काइन पूछ रहा है तो इसमें जो ट्रिपल बंध वाला होगा वो आपका एल्काइन हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखना है कि एल्कीन अगर एल्काइन के बारे में बात करेगा तो हम ऐसे करा के बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बता रहे हैं, अगला एग्जाम्पल समझिए। अब आगे पूछ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक, आगे प्रश्न देखिए। इसमें अगर आपको पढ़े रहेंगे आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर में आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा।
रिवीजन आपका पेपर का पूरे साल हम कराएंगे यहाँ पे, तो अच्छे से अगर आप पेपर पढ़ लेते हैं तो दो चार अगर प्रश्न करा के अगर मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आसानी से पेपर में कर लेंगे सब प्रश्न, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, तो आपको ये सब बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इनको। आगे देखिए हमसे प्रश्न पूछ रहा है वो कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। कह रहा है कि पूर्ण रूप से, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान है। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है, ठीक है। कह रहा है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है, ठीक है। तो अब देखिए हमको ऑप्शन दिया है, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है, ठीक है, 0 दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है 1 है, ठीक। तीसरा आपका दिया है सी ऑप्शन है आपका, ठीक है, 7 दिया है, और डी आपका दिया है 10 दिया है। तो समझिए हमसे कह रहा भाई कि पूर्ण रूप से उदासीन, तो आप देखे होंगे पीएच स्केल के बारे में, जब पीएच, ठीक है, अम्ल और क्षार चैप्टर पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें ऐसे एक पीएच स्केल बना दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा गया होगा, ठीक है। तो जो अब इधर क्या रहे होंगे तो आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ऐसे रहे होंगे। तो यहाँ पे समझना है कि जो 0, ठीक है, 0 1 2 3 से माने 6.9 तक, समझिए 6.9 तक सभी क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर 6.9 तक अगर कोई पीएच वैल्यू दी होगी, ठीक है, तो वो सभी क्या होंगे, अम्ल होंगे। 0 से लेकर, माने ध्यान समझना, अगर 0 to कितना 6.9 दिया होगा, ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच मान होगा, तो सभी क्या होंगे, सभी अम्ल होंगे, ठीक है। अगर कह रहा है कि 7.1 से लेकर, ठीक है, कहां तक, तो 14 तक ये अगर वैल्यू दी होगी, जैसे यहां से आपका 7.1, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और यहां तक 14 अगर दे दिया हो, ठीक है, तो कह 7.1 से लेकर 14 तक सभी जो अगर वैल्यू दी होगी, पीएच मान होंगे, तो सभी क्या होंगे, क्षार होते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी पीएच मान अगर कह रहा है कि 7.1 दे दिया हो, अगर 7.1 से एबव हो चाहे 7.1 हो, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जबकि करा 0 से 6.9 के अगर बीच में होता है तो पीएच वैल्यू जो होती है वह सब क्या होते हैं, तो करा अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान, तो ध्यान रखना अगर किसी विलयन का पीएच मान क्या हो, 7 हो, तो 7 अगर होगा तो वो बोला जाता है पूर्ण रूप से उदासीन होगा, पूर्ण रूप से उदासीन होगा। पूर्ण रूप से आपको वो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका पूछा जाता है जल, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आप बोलते हैं कि 7 होता है। पेपर में कभी कभी यह दे देता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखना है 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। तो यह ध्यान रखना है कि अगर 0 से 6.9 के बीच होगा तो उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होगी, अगर 0 से 7 के, अगर 0 से 6.9 के अगर मध्य पीएच मान होगा तो आपका विलयन क्या बोला जाएगा, अम्ल बोला जाएगा, ठीक है, एसिड होगा। अगर 7.1 से लेकर 14 के बीच होगा तो वह विलयन क्या बोला जाएगा, क्षार बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा, ठीक है। अगर 7 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और आपको फार्मूला बताया गया होगा पीएच वैल्यू निकालने के लिए, तो एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, ठीक है। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, यह फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस फार्मूले से पीएच वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में पूछ दिया है, जैसे दिया है कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है, तो अब ध्यान रखना है ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। अगर पेपर में इस तरह से कोई वैल्यू पूछ देता है तो अगर आपको फिगर पता रहेगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। तो फिर समझिए, अगर 0 से 6.9 के अगर बीच कोई पीएच वैल्यू दी होगी तो विलयन क्या बोला जाएगा, अम्ल बोला जाएगा। अगर 7.1 से 14 के बीच अगर कोई पीएच वैल्यू दी होगी तो विलयन को क्या बोलेंगे, हम लोग क्षार बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप एक मॉडल पेपर ऐसे पर डे अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आसानी से आप लोग को पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अगर आप जीडी टाइप प्रश्न अगर गलती कर देते हैं तो उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये सब बहुत केयरफुल से अगर आप इसको समझ के ओएमआर शीट पे भरते हैं जो सही रहेगा ऑप्शन, तो आपको इसके अच्छे कराए के रिजल्ट आपको बनेंगे। ठीक है, परिणाम आपके अच्छे आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसको पढ़ के और इसको ओएमआर शीट को भरा जाता है। तो इसको ध्यान से सभी लोग समझिए। ठीक है, अगर ये सब प्रश्न गलती हो जाएंगे तो आपको उसका नंबर तुरंत कट जाएगा। आगे देखिए, हमसे पूछ रहा है कि अगला प्रश्न है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम है। ठीक है, कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम हमसे पूछ रहा है कि इसका भाई प्रचलित नाम बताइए क्या है। ठीक, तो देखिए भाई, हमसे अब इसका प्रचलित नाम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन नोट करिए। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण बोलेंगे। पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण बोला जाएगा। विरंजक चूर्ण बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन दिया है धोने का सोडा बोला जाएगा। धोने का सोडा बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे थोड़ा से। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा बोला जाएगा। बेकिंग सोडा बोला जाएगा। चौथा आपको दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां से आपके पेपर में जरूर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, माने अभिक्रिया दे देता है भाई कि इसके बनाने की विधि लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है भाई कि Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है, जो सूत्र लिखा गया आपका किसका सूत्र है, तो ध्यान रखना है किसका है, धोने का सोडा का है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडा बोला जाता है। इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसका सूत्र है, तो धोने का सोडा का सूत्र है, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या आपको इसको बस डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है क्या बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा धोने का माने ये किसका सूत्र दिया है, तो हम बोलेंगे धोने का सोडा का सूत्र है, वाशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो सूत्र दिया गया Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका सूत्र है, तो ये आपका वाशिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, धोने का सोडा का सूत्र है। ठीक, ध्यान रखना है। जिसका अगर हम बात करें इसका अणुभार के बारे में, तो इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार 286 होता है। ठीक है, अगर आप इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार 286 होता है। ये सब इसको याद रखिएगा, पेपर में दे देता है भाई सोडियम माने वाशिंग सोडा के बनाने की विधि, तो विधि भी आपसे पूछ सकती है। तो पेपर में ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार कोई प्रश्न आते हैं तो हमको पूरा सब पता होना चाहिए, इनके रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। चारों में से कोई ना कोई एक आपको जरूर पेपर में पूछ देगा। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या कभी इसको सोडियम कार्बोनेट भी किताब में देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट भी दिया है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, और देखिए भाई जो विरंजक चूर्ण दिया है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है वो, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो विरंजक चूर्ण को हम बोलते हैं उसका सूत्र क्या होगा, तो CaOCl2 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब विरंजक चूर्ण का एक और नाम होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसका और एक नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का और क्या नाम होता है, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो यह विरंजक चूर्ण इसका सामान्य नाम है। ठीक है, जो कि इसका रासायनिक नाम के बारे में बात किया जाएगा,
इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, बोला जाता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। इसका नाम क्या बोलेंगे, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। ठीक है। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण का, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट बोला जाता है, या क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक है, या क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम हो जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, चारों में से कोई ना कोई जरूर आपके पेपर में हर साल आता है, इसलिए इनको सूत्र को ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट बोलते हैं, या क्या बोला जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं, या इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है, सामान्य नाम ध्यान रखना है कि विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, पानी की शुद्धि में प्रयोग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और समझिए कह रहा है कि इसका अगर सूत्र पूछा जाएगा तो CaOCl2 बोला जाएगा। ठीक है, CaOCl2 होगा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट बोला जाएगा, या क्लोराइड ऑफ लाइम बोलेंगे। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है भाई बेकिंग सोडा। समझिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का देखिए सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सामान्य नाम होता है भाई, और इसका खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला, ठीक है, सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा बोला जाता है। कह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखना है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हमसे बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ देगा तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसको खाने वाला सोडा बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा, सूत्र के साथ अगर ये सब याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए चौथा आपका लिखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम सूत्र देखिए क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको चारों सूत्र लिखा गया, ध्यान रखना है कि Na2CO3 इंटू 10H2O ये किसका नाम है, तो वाशिंग सोडा का नाम है, जिसको धोने वाला सोडा बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, या कहीं आपको सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ दूसरा लिखा गया आपका, देखिए यहाँ पे लिखा गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट बोलते हैं, या क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है। ठीक है, तो सब ध्यान रखिएगा। और आपका लिखा गया है यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक, बेकिंग सोडा का सूत्र आपका क्या है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और चौथा आपका है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O लिखा गया है, माने प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये सब चारों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए इन सभी का फार्मूला नाम सारे पता होना चाहिए। अब इनका पेपर में उपयोग पूछ देता है भाई। ठीक है, कि इनके उपयोग बताइए। ठीक है, इनके उपयोग क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, तो
ठीक है, आप देखिएगा, तो हम ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न बता रहे हैं, फिर सारा इनका हम सारा चीज इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उपयोग के बारे में समझ लीजिएगा कि जो आपका कह रहा है कि व्यंजक चूड़ होता है, व्यंजक चूड़ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है व्यंजक चूड़ का उपयोग, ठीक है, इसको नोट करिएगा, व्यंजक चूड़ का उपयोग हम लोग कह रहा है जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, व्यंजक चूड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि व्यंजक चूड़ का उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में हम लोग व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यंजक चूड़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो व्यंजक चूड़ का प्रयोग हम लोग जीवाणु नाशक, ठीक है, और जल के शुद्धिकरण में करते हैं। कह रहा है ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफेद करने में भी, जो हम लोग चीनी बनाते हैं तो कह रहा है चीनी भाई देखते हैं पूरे साफ होती है, तो कह रहा है उस चीनी साफ तब होती है, वो कह रहा है कुछ चीनी का हम लोग ऑक्सीकारक करा देते हैं। ठीक है, तो चीनी का ऑक्सीकारक करके चीनी को सफेदी दिलाने के लिए, मैंने उसको व्हाइट माने जैसे देखते हैं चीनी एकदम साफ होती है, तो उसके शुद्धिकरण में भी हम बोल सकते हैं कि हमारा कह रहा है कि आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह है कह रहा है कि ऊन की सिकुड़ने से बचाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। कह रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। इसका 3-4 उपयोग है, तो याद रखना है कि पहला जीवाणु नाशक के रूप में हम लोग व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं, दूसरा जल के शुद्धिकरण में प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा बता सकते हैं कि चीनी के शुद्धिकरण में, चीनी को सफाई करने में, सफेदी दिलाने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, चौथा ऊन के सिकुड़ने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके 3-4 प्रयोग हमको याद होने चाहिए। दूसरा आपका लिखा गया भाई धोने का सोडा, तो दूसरा समझिएगा धोना, जो धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि जो धोने का सोडा होता है, तो सबको पता है भाई कि इसकी कपड़े की साफ सफाई करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धोने के सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो धोने के सोडा का प्रयोग हम लोग कपड़े की साफ सफाई में किया जाता है। ठीक, कह रहा है कि और इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कह रहा है धोने के सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। कह रहा है जो अग्निशामक यंत्र होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और कह रहा पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं, उनके शोधन के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका, ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग, अरे कह रहा धोने के सोडा का प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ, तो कह रहा खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। कह रहा चर्म रोगों के उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो इस सबका प्रयोग किया जाता है। जबकि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कह रहा जो हमारा हाथ और व्यक्ति को टूट जाता है, देखते हैं प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सब चारों सूत्र याद रखिएगा सभी लोग। आगे हम प्रश्न बता रहे हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत विधिवत से डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। चारों सूत्र आपको विथ नाम अगर याद रहेगा तो आप आसानी से पेपर में क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक, आगे हमसे कह रहा है भाई संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न दिया है, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है, कह रहा है कि कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना। ठीक है, दूसरा आपका दिया है भाई, कह रहा है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन दिया है, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, माने कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, और चौथा आपका ऑप्शन दिया है, कह रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया।
ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। कह रहा भाई इसमें से बताइए कौन सी आपकी जो अभिक्रिया दी गई है वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें समझा जाए भाई कौन सी आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, सभी लोगों को पहले तो पता होने चाहिए भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया में उसके प्रकार, तो उसमें पढ़ाया गया होगा। पहली आपकी अभिक्रिया रही होगी कौन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जो पेपर आपके आते हैं सारे बोला जाता है कि बोर्ड माने किताब से एक भी बाहर प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से अगर साइंस पढ़े हैं तो हर एक प्रश्न आपको, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए इसको अच्छे से सभी लोग समझिए। कारण एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, पहले तो हमको पता होना कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है योग होना, जुड़ जाना। माने जब दो या दो से अधिक, माने जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोली जाती है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, या एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। तो हमको बोला, एक पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि कार्बन का वायु में जलना। तो समझिए क्या है भाई, अगर कार्बन को हम लोग वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए कह रहा है भाई कार्बन है आपका, ठीक है, कार्बन को हम लोग किसमें, वायु माने ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, तो कह रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, प्रश्न में बोला है कि जलाया जाएगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है, साथ में क्या होती है, कह रहा है यहाँ से उष्मा भी निकलती है। तो कह रहा है कार्बन का वायु में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन का वायु में जलना, कार्बन और ऑक्सीजन है बाबू, तो ये क्या है, वायु है। ठीक है, तो जलकर वो क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हमारा डिफिनेशन फॉलो कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोली जाती है। बात समझ आई। तो ये आपका कौन सा पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए कह रहा है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, अगर जिंक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जो जिंक है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगा, तो कह रहा है भाई यह जिंक सल्फेट बना देता है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, कह रहा है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपकी कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया नहीं हुई। देख रहे हैं ना, दो अभिकारक दो उत्पाद भी बन गए, तो ऐसा कुछ संयोजन हुआ ही नहीं, ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया है। माने जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बोली जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किसके कंपेयर, हाइड्रोजन के कंपेयर, इसलिए आपको जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यह बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है या विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरा समझिए कर कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट समझिए CaCO3, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर का सूत्र ध्यान रखना है। टाइल्स का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया करा दी जा रही है भाई, HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो करा यह कौन सी करा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका कह रहा है भाई कि यहाँ भी देखिए कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, तो आपका बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, तो देखिएगा कह रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 बनेगा। ठीक है, या H2CO3 बनेगा। तो ये आपकी अभिक्रिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो अभिकारक दो उत्पाद बन रहे हैं, तो आपकी ये भी कह रहा है कि आपकी संयोजन अभिक्रिया नहीं हुई। जबकि यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, C6H12O6 के भी हम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब ग्लूकोज होता है, पता है भाई जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से जैसे हम रेस्पिरेट भोजन किए रहते हैं, तो हमारे भोजन में करा कि जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमको क्या करता है, करा भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल मुक्त करता है। ठीक है, और हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, ऊर्जा देता है। ठीक है, जो कितना होता है 676 किलो कैलोरी होता है, KCl होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना ये भी आपकी कारक संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया कौन है, तो हम बोलेंगे कि जब कार्बन का वायु में जलाया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा, जबकि यह तीनों आपके संयोजन अभिक्रिया नहीं होंगी। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम लोग प्रश्न समझेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह अगर आपको पता है सारा, तो अब प्रश्न आपकी गलती नहीं होंगे, आसानी से सब प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्षारीय धातु है। अगला आपको प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्न में से क्षारीय धातु है, निम्न में से या निम्न में क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन दिया है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया भाई कैल्शियम दिया है, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है पोटेशियम दिया है, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि सिल्वर है। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम है। तो क्षारीय हमसे कह रहा है कि भाई इनमें से कौन क्षारीय धातु है। ठीक है, क्षारीय धातु पहले पता है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते होंगे, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो समूह माने यस ब्लॉक का जो पहला वर्ग होता है, समूह 1 के तत्व जो होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो समूह या वर्ग जो एक का तत्व होता है वो सब क्या बोले जाते हैं, क्षारीय धातु बोले जाते हैं। जबकि कह रहा है कि जो समूह 2 होता है माने वर्ग 2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक का दूसरा जो वर्ग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। तो जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें आपको देखेंगे तो पोटेशियम है, पोटेशियम की क्या बोली जाती है, क्षारीय धातुएं बोली जाती हैं। ठीक है, पोटेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपकी क्या बोली जाएगी, क्षारीय धातु बोली जाएगी। चलिए अब आगे चौथा देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यह आपके कैसे के प्रश्न थे, या इतने आपके केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं लांगेश्वर में, देखिए केमिस्ट्री का, फिर पूरे बायो वाला हम देखेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग प्रश्न हमसे पूछ रहा है लांग में, कह रहा है कि यह सभी एक एक नंबर के प्रश्न जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। अब हम हमारा जो प्रश्न होगा वह कह रहा है 2-2 नंबर का होगा। तो इसमें दिया है, कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। कह रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में देखते हैं कि ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण किसको बोला जाता है, सभी लोग समझिए। ठीक है, कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो पहले ऑक्सीकरण हेडिंग लिख लीजिए, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में तो अम्ल, आप लोग अम्ल वाले भी, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में भी वहां बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा ऑक्सीकरण हमसे, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है जो कार्बनिक यौगिक है उसमें ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होती है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के ग्रहण, ठीक है, ऑक्सीजन के ग्रहण, ऑक्सीजन के ग्रहण, कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का ग्रहण हो, माने ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्याग, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्याग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि इस अभिक्रिया को क्या माने, ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, तो एकदम एक लाइन में समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको इस समय जो टाइमिंग है तो एकदम कंसेप्चुअल अगर याद रहेगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो नाम से ही पता चला, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन का क्या करेगा, त्याग करेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे।
माने ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को क्या करे, वो ग्रहण करे और हाइड्रोजन का त्याग करे, इस प्रकार की विक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी विक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप समझिए। कह रहा है भाई कि अब इसका उदाहरण हमको देना है। ठीक है, कह रहा है कोई उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल के साथ लिखिए इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। तो देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका इथेनॉल होता है, ठीक है, कह रहा है अगर इथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कोई उष्मा दे देते हैं। ठीक है, जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल, ठीक है, समझिए CH3 CH2OH। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, माने C2H5OH। क्या है यह, तो ध्यान रखना यह आपका एथेनॉल है, एथेनॉल बोला जाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोला जाता है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एथेनॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। कह रहा है जब एथेनॉल या एथिल एल्कोहल की विक्रिया कर रहा है किसके साथ, कह रहा है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय कौन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या लाल दवा इसको बोलते हैं। कह रहा है कि इसके साथ कर रहा है क्या करते हैं, कह रहा है भाई उष्मा के साथ इसको गर्म करते हैं, उष्मा दिया जाता है इसको। ठीक है, उष्मा हम देते हैं तो कह रहा है कि यह ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, कह रहा है तो क्या बनाएगा, तो ध्यान रखना है आपका यह एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या बनाता है, तो ध्यान रखना है यह एसिटिक अम्ल माने CH3, ठीक है, ये आपका क्या किसका निर्माण करेगा, तो एसिटिक अम्ल CH3COOH का निर्माण करेगा। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाएगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। पहले समझिए, यहाँ पे देख रहे थे कितने ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कि नहीं हुई है, कह रहा कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने, माने यहाँ पे कह रहा कि ऑक्सीजन बाबू देख रहे हैं, यहाँ पे अभिकारक में कितने ऑक्सीजन था, एक था, उत्पाद बनाया ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, तो कह रहा ऑक्सीजन को ग्रहण किया होगा, माने यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है, ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, 3 2 5 1 6 थे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3 1 4 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ठीक है ना, माने यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, कह रहा है 3 2 5 1 6 है, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना आपका है, तो कह रहा है आपका 3 1 4 है। तो हम बताएं कि जब ऑक्सीजन की कह रहा है कि ऑक्सीजन लिखा गया ऊपर, ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जब एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो आपका क्या बनेगा, तो करा कि एथिल करा एसिटिक अम्ल बनेगा या एथेनोइक अम्ल बनता है। तो ये आपकी कैसी विक्रिया होती है, क्षारीय करा कि आपको इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछा था कि कार्बनिक यौगिकों में क्षारीय करा कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन को उदाहरण से द्वारा समझाइए। तो यह कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, करा कार्बनिक यौगिकों में करा जो आपका CH3CH2OH है, आपका एथिल एथेनॉल है, चाहे एथिल अल्कोहल है, कार्बनिक यौगिक है। और यह करा कि ऑक्सीकरण करके क्या बनाया है, तो करा कि आपका एसिटिक अम्ल बनाया है, चाहे एथेनोइक अम्ल बनाया है। ये कैसी अभिक्रिया बोली जाएगी आपकी, तो कह रहा है कि आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिफिनेशन भी लिखा गया है, समझ यहाँ भी समझ आ रहा है भाई कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया है और हाइड्रोजन का क्या किया है, त्याग किया है। हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पर त्याग हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, त्याग देगा, माने हाइड्रोजन को त्याग देगा। ठीक है, तो इस तरह जो विक्रिया होगी, मैंने कर एक तरफ समझेंगे कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक, एक और हम लोग अब आगे दूसरी अभिक्रिया बता रहे हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझिए, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। सभी कार्बनिक यौगिक होने चाहिए और उसमें ऑक्सीकरण हो और प्रतिस्थापन भी हो, तो ऑक्सीकरण भी हो गया। अब दूसरा समझिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि अगर जो मेथेन होता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना है CH4। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो कह रहा है वे अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक के अणु
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देंगे। ठीक है, करा कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है किसी अन्य समूह के द्वारा, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित ठीक है, किसी अन्य समूह से करा दिया जाए तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है, करा कि जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी अन्य करा कि परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा क्या करा दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो वे अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह के द्वारा या किसी अन्य परमाणु के समूह के द्वारा करा दिया जाता हो। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल भी हमसे भाई पूछा है, तो एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा? ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए सभी लोग, जैसे भाई देखिए मेथेन है, CH4 है। ठीक है, मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? अगर हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं। ठीक है, अगर मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है? क्लोरीन के साथ करा दी जाती है। ठीक है, अगर मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए? क्लोरीन के साथ करा दे, कहना अगर मेथेनों की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दिया जाए ना, माने कैसा? अब यहाँ पे थोड़ा से बोलते हैं कि अगर हमारा प्रकाश कैसा होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश धुंधला प्रकाश होना चाहिए, धुंधला। ठीक है, धुंधला प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश कैसा होना चाहिए? धुंधला होना चाहिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? ठीक है, H न्यू लिख दे रहे हैं, माने यह आपका सूर्य के प्रकाश के बारे में लिखा गया है। तो कह रहा है जब मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाती है? क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो आपका क्या बनेगा? तो कह रहा है मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड CH3Cl बनेगा। ठीक है, कह रहा है जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है, साथ में क्या बनेगा? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म बोलते हैं, क्लोरोफार्म बोला जाता है। मेथिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार कार्बन कितना था? 4 था, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 3 हो गया है। तो वही लिखा गया ना, वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह के द्वारा करा दिया जाए तो ऐसी विक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम देख रहे हैं कौन सी अभिक्रिया बोली जाएगी? आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से और याद रखिएगा, इसको क्लोरीनीकरण बोलते हैं। अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे इसे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया भी बोली जाती है। ठीक है, इसे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसका नाम लिख लीजिएगा सभी लोग कि वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह के द्वारा करा दिया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। तो जैसे देख रहे थे मेथेन था, मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई गई है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो आपका मेथिल क्लोराइड बना है, साथ में HCl बना है, ठीक है। इस तरह की अभिक्रिया जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आज जो मेथिल क्लोराइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम निश्चयता के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले इसका प्रयोग बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, तो आपसे यह पूछ रहा था, अब आगे हमसे पूछ रहा भाई सक्रियता श्रेणी, दूसरा हमसे पूछ रहा है सक्रियता श्रेणी के बारे में, ठीक है। यह सब देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न है, पेपर में आते हैं, अगर आपको पढ़े रहेगा तो आसानी से सब कर सकते हैं। इसलिए जो हम बता रहे हैं इसको अच्छे से अगर आप पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, पेपर अच्छे से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवीजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर लिए चैप्टर वाइज तो इसको जरूर आप लोग देखिए, ठीक है, आपको सारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माने हर एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सारे पेपर का सोल्यूशन हम आप लोग को इस चैनल पे मिलता रहेगा। इसलिए सभी लोग क्या करिएगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पर डे, ठीक है, इसका सोल्यूशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, आपको कुछ समय लगता है, साइड में आपको बटन दी होती है सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो पर डे, ठीक है, आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहते हैं, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, हम भी इंकरेज होंगे इससे भाई कि लोगों को अच्छा इससे लाभ हो रहा है तो हम और अच्छे से मेहनत करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग इसको अच्छे से देखिए। आगे देखिए, आगे हमसे पूछ रहा है भाई सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, पेपर में अधिक प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। कह रहा सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न कह रहा है भाई कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं समझिए। कह रहा है भाई कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर कह रहा है कि उनको अवरोही क्रम में, माने उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर एक श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी बोली जाती है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लिखा जाएगा धातुओं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही, अवरोही क्रम में, क्रम में रखने पर, रखने पर एक श्रेणी बनती है, एक श्रेणी बनती है जिसे, जिसे सक्रियता, जिसे सक्रियता श्रेणी, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, कह रहा है कि अवरोही क्रम में रखते हैं, माने बढ़ते से घटते क्रम में रखते हैं, ठीक है, तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज बनती है, उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, उस सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी बोली जाती है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लिखा गया धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर एक श्रेणी बनेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी का प्रयोग कर रहा है कि इसका हम लोग अभी उपयोग पूछा, चलिए उपयोग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले समझे कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो देखिए, जैसे अगर हम बता दें, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो देखिए सक्रियता श्रेणी में क्या है, तो आपको डिफिनेशन पहले लिखे, हम बता रहे हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में, देखिएगा इसकी एक सीरीज होती है ना, हम यहाँ पे लिख दें जैसे, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, ठीक है, ये सभी आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, हम थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर नहीं आ रहा तो देखिए, हम साइड है ना, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम आपका हो गया, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम आपका एल्युमिनियम, करा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आपका कापर हो जाएगा, ठीक है, मरकरी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, श्रेणी बनी है, ठीक है। इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोली जाती है। इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है, पोटेशियम जो है बाबू, यह क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जैसे लिखा गया है, तो हम बोले क्रियाशीलता घटता क्रम, क्या लिखा जाएगा, क्रियाशीलता का घटता क्रम बोला जाएगा। इधर क्या है सबसे अंत में, तो कम क्रियाशील धातु है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद सभी जो धातुएं होती हैं ये क्या होती है, कम क्रियाशील धातुएं हैं, कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ध्यान रखना ये आपकी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी होती है, ठीक है। आपका पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इसका ट्रिक अगर याद रखना है तो केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि केदारनाथ का मंगल आलू जरा फीका पकाता है। फिर कैल्शियम मरकरी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम ट्रिक से भी याद रखते हैं। तो ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील धातु के बारे में बात करेगा तो कौन हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। और आयरन आपका हो जाएगा, लेड हो जाएगा, इधर लिखा गया कापर, ठीक है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो हाइड्रोजन से जो उधर लिखी गई है, ठीक है, वह सब अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन के बाद जो लिखी गई है वह कम क्रियाशील है। माने यह सब धातुएं हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है भाई कि जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, माने सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है भाई कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्लों में धातुओं की, जब कर अम्ल धातु से विक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रतिस्थापन विक्रिया में इसकी पहचान करने के लिए, ठीक है। माने अम्लों की हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो कह रहा है कि जो आपके लिखा नहीं रहे समझ लीजिएगा कि जो अम्लों से धातुएं विक्रिया करती हैं, तो उसमें पता भाई करना रहेगा भाई कौन धातु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगी। तो अगर हमको सक्रियता श्रेणी याद हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसमें। और दूसरा बताया है कि पता करना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो ध्यान रखना है धातुओं की क्रियाशीलता भी पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम उनको अवरोही क्रम में रखते हैं तो एक श्रृंखला बनती है, उसी श्रृंखला को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये सीरीज भी वैसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं, जबकि जो एरो की ओर है वह कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर आप किताब में देखा होगा तो किताब में आपको ऊपर से नीचे बनाया है, तो ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता इसकी घटेगी, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब ध्यान रखना हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं होती हैं वो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो होती हैं वो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है। तो पहला तो हम बता सकते हैं कि अम्ल में जो धातुएं होती हैं, धातुओं की कह रहा है कि प्रतिस्थापन करने के लिए प्रयोग किया, माने पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन कौन प्रतिस्थापित करेगा। दूसरा प्रयोग बता सकते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी में हम धातुओं की क्रियाशीलता का पता करते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन होती हैं, तो यह सब पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक अपने जो भी क्लासमेट होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा।